गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना एशिया से संबंधित एशिया का भूगोल अपन पढ़ रहे थे, या कह सकते हैं कि विश्व का प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन अपन कर रहे थे, जिसमें अपने टॉपिक मैंने पिछला जो टॉपिक करवाया है वो जलवायु से संबंधित कराया है, जिसमें आपकी ग्रीष्मकालीन जलवायु है, शीतकालीन जलवायु है, शरदकालीन जो जलवायु है। दो हिस्सों के अंदर एशिया के जलवायु को बांटा गया था। एक आपकी शरदकालीन मानसून और दूसरा आपका ग्रीष्मकालीन मानसून। इनके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जिसमें क्या होती हैं ये जो परिस्थितियां होती हैं। जैसे ग्रीष्मकालीन जो मानसून आता है उसमें क्या होता है आपका उत्तरी एशिया के अंदर क्या होता है, वायुदाब है वो निम्न पाया जाता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा के ऊपर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पे उत्तरी भाग के अंदर क्या हो जाता है, वायुदाब तो कम हो जाता है और तापमान है वो अधिक हो जाता है, जिसके कारण जो आपकी हवाओं की जो दिशा होती है वो क्या होता है, वायुदाब क्या हो जाता है, उच्च होता है और आपका तापमान कैसा होता है, अधिक होता है। तो पहला तो सूर्य की किरणों की वजह से, दूसरा क्या है आपका वायुदाब है वो अधिक होने की वजह से, वायुदाब कम होने की वजह से, तीसरा इसके अंदर वायु की दिशाओं की जो स्थिति है वो कैसी होती है कि हिंद महासागरीय वाले क्षेत्र के अंदर आपका दक्षिणी पश्चिमी भाग की अगर बात करते हैं तो दक्षिणी भाग के अंदर हिंद महासागर पड़ता है और हिंद महासागर में इस टाइम क्या होता है, वायुदाब है वो उच्च पाया जाता है, जिसके कारण जो हवाओं की स्थिति उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या होता है, आपका एशिया के मध्यवर्ती भाग के अंदर क्या हो जाता है, वायुदाब क्या होता है, उच्च होता, वायुदाब क्या होता है, निम्न होता है। निम्न होने की वजह से जो हवाएं हैं वो ऊपर उठती हैं और ऊपर गर्म होकर ऊपर उठती है, जिसके कारण जो वायुदाब से जो हवाएं हैं की जो दिशा है वो क्या हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं, जिसके कारण आपके मध्यवर्ती क्षेत्र के अंदर पर्वतीय भागों से टकराकर क्या है, वर्षा कर देती हैं। तो इस तरीके से तो आपका ग्रीष्मकालीन मानसून है उसकी उत्पत्ति होती है। और शरदकालीन मानसून की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, जब धीरे धीरे वापस सूर्य क्या हो जाता है, कर्क रेखा से वापस कहाँ आ जाता है, मकर रेखा के ऊपर स्थापित हो जाता है, जब सितंबर माह के अंदर। और मकर रेखा के ऊपर आपके 22 दिसंबर को क्या हो जाता है, मकर रेखा के 21-22 दिसंबर को क्या हो जाता है, मकर रेखा के ऊपर सूर्य है वो सीधी किरणें आती हैं, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध के अंदर आर्कटिक महासागर या उत्तरी ध्रुवीय जो क्षेत्र है यहाँ पे पहले से ही क्या होता है, तापमान है शून्य होता है। लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें यहाँ पे क्या हो जाती है, तिरछी, या कह सकते हैं कि शरदकालीन जो मानसून आता है यहाँ पे सर्दी की ऋतु के अंदर दिसंबर माह के अंदर यहाँ पे क्या होता है, आपका दिसंबर जनवरी माह के अंदर उत्तरी गोलार्ध का जो तापमान है आपके एशिया के अंदर क्या हो जाता है, पहले तो शून्य होता है, लेकिन धीरे धीरे ये क्या है, तापमान आपका 10 डिग्री सेल्सियस तक, -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और धीरे धीरे जब तापमान क्या हो जाता है और ज़्यादा कम हो जाता है जनवरी के माह में, तो यहाँ पे -50 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। तो यहाँ पे जो दिशाएं कैसी हो जाती हैं, जहाँ पे वायुदाब क्या था, यहाँ पे निम्न था, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाता है, वायुदाब तो क्या है, बढ़ जाता है और तापमान धीरे धीरे बहुत कम होने लग जाता है, जिसके कारण जो हवाएं चलती हैं उत्तरी गोलार्ध से वो क्या होती हैं, आपकी ठंडी, ऑलरेडी स्थल भाग से जो हवाएं हैं वो स्थल भाग से समुद्री भाग की ओर जब चलती हैं, क्योंकि निम्न वायुदाब है वो उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थापित हो जाता है और निम्न वायुदाब है वो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर स्थापित हो जाता है हिंद महासागर में। तो जो हवाएं चलती हैं, हवाओं के चलनों की जो दिशा होती है वो किस अकॉर्डिंग हो जाती है, आपकी उच्च वायुदाब, यानी उत्तरी एशिया से जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो वो क्या होती है, शुष्क और ठंडी होती हैं, जिसके कारण उनके अंदर क्या हो जाता है, जैसे जिन क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं वहां के तापमान को गिराती हुई चलती हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, शुष्कता और ठंडी हवाएं होने के कारण वो तापमान को क्या कर देती हैं, और ज्यादा गिरा देती हैं। और जब तक आपके समुद्री भाग कहाँ से कहाँ चलते हैं, स्थल भाग से
समुद्री भाग की ओर चलती है, जिसके कारण इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे बर्फ की परत है वो जम जाती है और समुद्री भागों के अंदर जब आती है तो ये तटीय क्षेत्रों के अंदर क्या कर देती है, बरसात कर देती है। जैसे दक्षिणी चीन है, जापान है, भारत का दक्षिणी क्षेत्र है जिसमें चेन्नई का भाग आता है, इस वाले क्षेत्रों के अंदर क्या है, आपके शीत ऋतु के अंदर बरसात होती है। तो ये आपकी क्या थी, वर्षा ऋतु थी। आज अपन पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के जलवायु विभाग, एशिया के जलवायु विभाग। एशिया के जलवायु विभाग। देखो, एशिया के जलवायु विभागों को अलग अलग राइटर ने अलग अलग अपने आधार पे क्या है, जलवायु को बांटा है, जलवायु को अलग अलग विभागों के अंदर विभाजित किया है। किस आधार पे किया है, एक तो क्या है, एशिया महाद्वीप का जो भौगोलिक क्षेत्र है, एशिया का जो विस्तार है वो काफी बड़ा होने के कारण, विशालता के कारण जलवायु विभागों को बांटा गया है। दूसरा क्या है, एशिया महाद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है और इस क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग के अंदर क्या मिलती हैं, आपकी पर्वत श्रृंखलाएं पठारों और पर्वतों के रूप में मिलती हैं, जिसके कारण भी क्या है, आपका जलवायु का प्रभाव पड़ता है। तो इस आधार पे भी क्या है, जलवायु को अलग भागों में विभाजित किया है। तीसरा कारण आता है शीतकालीन मानसून का प्रभाव और चौथा आता है आपका ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रभाव। तो इस तरीके से जलवायु विभागों को 4 हिस्सों के अंदर बांटा गया है, या जलवायु के तत्वों के प्रभाव को प्रधान रूप से देखते हुए जलवायु के 4 तत्वों को अलग अलग विभागों के अंदर बांटा गया है। तो लिख लेते हैं, जलवायु के विभाग के प्रमुख तत्वों के आधार, प्रमुख तत्वों के आधार। सबसे पहले एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप की विशालता का प्रभाव, विशालता का प्रभाव। दूसरा है एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती प्रदेश में पर्वत श्रेणियों का प्रभाव। तीसरा है शीतकालीन मानसून का प्रभाव। और चौथा है ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रभाव। ठीक है, ये क्या है, आपके किसी भी एशिया के जलवायु प्रदेश को अलग अलग भागों के अंदर या 4 भागों के अंदर विभाजित किया गया और इनको प्रभावित करने वाले तत्वों के रूप में ये 4 जो तत्व हैं वो क्या है, एशिया महाद्वीप के जलवायु विभागों को प्रभावित करने वाले तत्वों के रूप में इनको जाना जाता है। पहला आपका एशिया महाद्वीप की विशालता है, काफी बड़ा महाद्वीप है जिसके कारण इसको अलग जलवायु विभागों के अंदर विभाजित किया गया। दूसरा, इसके एशिया महाद्वीप
के अंदर मध्यवर्ती प्रदेश में पर्वत श्रेणियां और पठारों का क्रम है वो पाया जाता है, जिसका प्रभाव भी किसके ऊपर देखने को मिलता है, जलवायु विभागों के ऊपर। तीसरा है शीतकालीन मानसून का प्रभाव और ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रभाव। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दी हैं। जब ये पढ़ोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, कि हर क्षेत्र का जो जलवायु का प्रभाव है, हर क्षेत्र में जैसे आपका स्थल भाग के ऊपर अलग प्रभाव पड़ता है, जलीय क्षेत्रों के ऊपर अलग प्रभाव पड़ता है, आपका महाद्वीपीय मध्यवर्ती क्षेत्र है वहां पे अलग प्रभाव पड़ता है। तो इनको क्या है, अलग अलग तत्वों के आधार पे इनको क्या है, जलवायु के विभागों को बांटा गया है। देखो आगे अगर एशिया महाद्वीप के जलवायु विभागों का वर्गीकरण अब अपन देखते हैं तो अनेक भूगोलवेताओं के द्वारा जलवायु का वर्गीकरण है वो दिया गया, जलवायु का नहीं, जलवायु के विभागों को अलग अलग भागों के अंदर आपके भूगोलवेताओं ने बांटा है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बताती हूँ आपको। उसके बाद चर्चा करते हैं कि अनेक प्रकार के जो भूगोलवेताएं हैं उन्होंने क्या है, भूगोल अनेक जलवायु विभागों का वर्गीकरण करते हुए अनेक भूगोलवेताओं ने क्या है, जलवायु विभागों का वर्गीकरण दिया, जिसमें एशिया महाद्वीप में जलवायु विभागों का वर्गीकरण अनेक भूगोलवेताओं द्वारा दिया गया है, जो निम्न है। सबसे पहले बात करते हैं कोपेन। सबसे पहला वर्गीकरण किसने दिया, व्लादिमीर कोपेन। दूसरा है व्लादिमीर कोपेन का वर्गीकरण दूसरा है आपका सीवोरेन थवेट का वर्गीकरण। तीसरा है एल डडले स्टाम्प का वर्गीकरण। चौथा आपका आता है लोयड का वर्गीकरण। और पांचवा आता है सामान्य वर्गीकरण। ठीक है, इन पांच के एशिया महाद्वीप के जलवायु विभागों का वर्गीकरण आपके भूगोलवेताएं हैं, जो इन्होंने क्या है, जलवायु विभाग के वर्गीकरण का आधार अलग अलग रूपों में माना है, अपने अलग अलग विचार रखे हैं और अलग अलग क्षेत्रों के आधार पे इन्होंने बांटा है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कोपेन महोदय का वर्गीकरण। देखो
कोपेन के वर्गीकरण की अगर चर्चा करते हैं तो इन्होंने जलवायु विभाग के अंदर दो कारकों को, दो तत्वों को प्राधान्यता दी। पहला तो आपका क्या है, जलवायु को, और दूसरा इन्होंने माना जीव जगत को। तो जीव जगत और जलवायु वनस्पति, जीव जगत और वनस्पति के आधार पे इन्होंने क्या है, जलवायु के विभाग का वर्गीकरण है वो किया है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहला कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन का वर्गीकरण सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कोपेन ने एशिया महाद्वीप के जलवायु वर्गीकरण में दो तत्वों को प्रधान माना है, जिसमें पहला वनस्पति व दूसरा जैव जगत। इन दो आधारों पे क्या है, जलवायु विभाग का क्या है, आपने किसने वर्गीकरण किया, आपके कोपेन महोदय ने वर्गीकरण किया। इन दोनों का प्रभाव क्या है, आपके जलवायु के ऊपर देखा जाता है। या जलवायु का जो वर्गीकरण किया गया, जलवायु प्रदेशों का या जलवायु विभाग जो बांटे गए जलवायु के विभागों के अंदर, तो दो जो कारक हैं वो क्या है, प्रभावी रहे। पहला कौन सा, आपका वनस्पति, और दूसरा आपका क्या है, जैव जगत। इन दोनों का क्या है, प्रभाव है वो देखा गया। और इन आधारों पे क्या है, जलवायु वर्गीकरण करने के लिए इन्होंने अंग्रेजी के अक्षरों का प्रदर्शन किया और उन अक्षरों को ही क्या है, आपके एशिया महाद्वीप के अंदर अलग अलग नामों से बांट दिया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को। अंग्रेजी के बड़े अक्षर कौन कौन से, ए बी सी डी ई एफ ई टी, एफ और टी, इनका क्या किया, वर्गीकरण किया। लगभग तो आपके क्या है 5 ही, और उसके बाद में इन्होंने क्या है उप विभाग बांटे, जिसके अंदर बी को क्या है 2 हिस्सों के अंदर बांट दिया गया, बी एस और बी डब्ल्यू। ठीक है, उसके बाद भी इन्होंने क्या है अलग ई को भी अलग 2 भागों के अंदर बांटा, ई टी और ई एफ। ई को भी 2 भागों के अंदर बांटा, ई एफ और ई टी। इस तरीके से इन्होंने क्या है आपके ये जो विभाग बनाए, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया। कौन कौन से बड़े अक्षर, ए बी सी डी ई। ठीक है, जब इन बड़े अक्षरों का प्रयोग किया तो बी को भी क्या है इन्होंने मरुस्थलीय क्षेत्र को, स्टेपी जलवायु को 2 भागों के अंदर बांट दिया गया, स्टेपी और मरुस्थलीय, बी एस और बी डब्ल्यू। ऐसे ही ई को भी क्या है 2 भागों के अंदर विभाजित कर दिया गया। ई वर्ग को, पहले को ई टी को क्या कहा, टुंड्रा, और दूसरे को ई एफ को हिम आच्छादित प्रदेश के नाम से इन्हें बांट दिया गया। और एशिया महाद्वीप के ऊपर आपके जलवायु के विभागों को वर्गीकरण कर दिया गया और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इसे बांट दिया गया। अब वो वर्गीकरण है वो देख लेते हैं कौन कौन से भाग इन्होंने किए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ए को, ए उष्ण आर्द्र आपके
उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ठीक है। दूसरे बी को इन्होंने क्या माना, बी के लिए इन्होंने माना शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु। ऐसे ही सी के लिए इन्होंने क्या माना, उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु। उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु। 5 विभाग बांटे थे ना इन्होंने, ए बी सी डी ई तक, तो इन्होंने क्या है अलग अलग नाम दिए गए। डी को इन्होंने शीत शीतोष्ण जलवायु, डी को शीत शीतोष्ण जलवायु, और लास्ट है आपकी ई, ई के लिए इन्होंने ध्रुवीय जलवायु। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, ई को इन्होंने क्या कहा, ध्रुवीय जलवायु। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप लोगों को ये समझ में कम आएगा, क्योंकि इनके जो अलग अलग पार्ट बताए गए हैं इनको अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले क्या है, कोपेन महोदय ने क्या है जलवायु विभाग को विभाजित करने वाले 2 कारक, 2 तत्व बताए। कौन कौन से, वनस्पति के आधार पे, दूसरा जीव जगत के आधार पे। 2 तत्वों के आधार पे इन्होंने क्या है आपने जलवायु विभाग का वर्गीकरण किया। उसके अंदर क्या है, कोपेन ने आपके अंग्रेजी भाषा के 5 महत्वपूर्ण अक्षरों को, 5 अक्षरों का प्रयोग किया, जिसमें ए बी सी डी ई तक क्या है अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया। अब इन्होंने अंग्रेजी भाषा को क्या है अंग्रेजी भाषा के 5 जो ए बी सी डी ई तक इन्होंने क्या है प्रयोग किया, और इनको क्या है अलग अलग नामों से बांट दिया गया। जैसे ए को क्या कहा इन्होंने, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, बी को इन्होंने कहा शुष्क जलवायु, सी को उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु, डी को शीत शीतोष्ण जलवायु, और ई को ध्रुवीय जलवायु। ठीक है, ध्रुवीय जलवायु। फिर इन्होंने क्या कहा, बी को इन्होंने 2 भागों के अंदर विभाजित किया। बी के लिए इन्होंने 2 भाग बनाए, बी एस को इन्होंने क्या माना, बी एस को स्टेपी और बी डब्ल्यू को मरुस्थलीय, बी एस को इन्होंने स्टेपी माना और बी डब्ल्यू को इन्होंने मरुस्थलीय जलवायु के नाम से इसे जाना। ऐसे ही क्या है, ई और आपका ई टी को टुंड्रा और ई एफ को क्या, ई टी को इन्होंने टुंड्रा और ई एफ को इन्होंने हिम आच्छादित के नाम से इन्होंने बताया। ठीक है, किसको, जलवायु विभाग को। अब ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, किस रूप में बांटा इन्होंने, कि आपके एशिया महाद्वीप के जलवायु विभागों को बांटने के लिए अंग्रेजी के 5 जो अक्षर हैं आपके बड़े अक्षरों का ए बी सी डी ई तक इन्होंने क्या है विभाजन किया। उसके बाद में इन्होंने ए को उष्णकटिबंधीय जलवायु, बी को शुष्क जलवायु, सी को उष्ण शीतोष्ण जलवायु आर्द्र और डी को शीत जलवायु और ई को ध्रुवीय जलवायु के नाम से जाना। फिर इन्होंने क्या किया, ई को 2 भागों के अंदर विभाजित कर दिया, ई टी टुंड्रा जो हिमाच्छादित क्षेत्रों के अंदर और ई एफ को हिमाच्छादित जो हमेशा हिमाच्छादित क्षेत्र होते हैं।
ऐसे ही बी एस को क्या है, स्टेपी जलवायु, और बी डब्ल्यू को मरुस्थलीय जलवायु के अंदर इन्होंने विभाजित कर दिया, और पूरे विश्व के अंदर इस जलवायु प्रदेश को क्या है, स्थापित कर दिया गया। तो इस तरीके से क्या है, आपने आपके कोपेन महोदय ने क्या किया, भारत आपकी एशिया महाद्वीप की जलवायु का वर्गीकरण किया। उसके बाद में आपका आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद दूसरा आता है आपका डिटेल में तो सामान्य ही पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन के रूप में इनके बारे में बता रही हूँ कि कोपेन का वर्गीकरण है वो इस आधार पे दिया गया। थानथवेट का वर्गीकरण, थानथवेट का वर्गीकरण। देखो थानथवेट महोदय ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने जब वर्गीकरण किया तो उस वर्गीकरण के अंदर सबसे पहले इन्होंने 1931 के अंदर और 1933 में क्या किया, वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और दो रूपों में इसको बांट दिया गया। 1931 में, फिर दूसरा 1933 में। फिर दूसरा आधार इन्होंने माना, प्रथम के अंदर तो कब शुरू किया गया, 1931 में और 1933 में। दूसरा जो दिया वो 1948 में दिया। ठीक है, जो वर्गीकरण का जो सन है वो क्या है, 1933 और 1948 में प्रस्तुत किया आपका। उसके बाद में इन्होंने जलवायु वर्गीकरण में कुछ और संशोधन किया और आपका कब प्रस्तुत किया, 1955 के अंदर। यानी कि अगर इस वर्गीकरण की, थानथवेट के वर्गीकरण की अगर बात करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले 1931 में प्रथम और 1933 के अंदर प्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत किया। फिर उन्होंने दूसरा जो वर्गीकरण है वो क्या है, 1948 में, और 1948 में जो किया इसका संशोधन करके आपका 1955 के अंदर इसका क्या है, संशोधित रूप सामने आया, संशोधन किया गया। इन्होंने क्या है, वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण के अंदर अपना जो जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया एशिया का, इसके अंदर भी इन्होंने दो तत्वों को आधार माना। पहला वर्षा व तापमान, और आपका जो कोपेन है उन्होंने क्या माना, वनस्पति, और दूसरा जैव जगत। समझ में आ रहा है, कोपेन ने तो दो तत्वों को आधार माना, आपका वनस्पति और जैव जगत। ऐसे ही आपके कोपेन थानथवेट महोदय ने दो तत्वों को आधार माना, वर्षा और तापमान। सबसे पहले मैं आपको ये नोट करा देती हूं। को दो विशिष्ट भागों में विभाजित किया, भागों में किया। पहले की अगर बात करते हैं, प्रथम वर्गीकरण 1931 में व 1933 में दिया। दूसरा वर्गीकरण, दूसरा 1948 में और
संशोधन किया गया। दूसरा कौन सा है? 1948 से 1955 के अंदर इसका जलवायु वर्गीकरण है वो कुछ संशोधन करके प्रस्तुत किया गया। किसका? आपका जलवायु क्या वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण। ठीक है। उसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो थार्थवेट ने अपने जलवायु वर्गीकरण में इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण में मुख्य दो तत्वों को आधार माना। पहला है आपका पहला वर्षा और दूसरा है तापमान। इन दोनों के आधार पे इन्होंने क्या किया? अपना वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किया और वर्गीकरण को क्या है? आधार माना। इसी आधार पे पूरा वर्गीकरण है वो दिया गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद क्या है? इन्होंने जब वर्गीकरण प्रस्तुत किया तो वर्षा के प्रभाविकता के आधार पे इन्होंने क्या है? अलग अलग भागों के अंदर विभाजित किया। वर्षण, वर्षण, वर्षण प्रभाविता के आधार पे वर्गीकरण या प्रस्तुत 4 कॉलम बनेंगे। क्रम संख्या, आर्द्रता का विभाजन, वर्षा, वनस्पति, पहले वनस्पति, वर्षा या वाष्पीकरण, ठीक है। अब क्रम संख्या जैसे उन्होंने A, B, C, D और E इस तरीके से अंग्रेजी के अक्षरों को माना और आर्द्रता के विभाजन, आर्द्रता के आधार पे क्या है? विभाजन किया। आर्द्रता का विभाजन अधिकतर, पहले को माना अधिक तर वनस्पति, दूसरा खाली तर वनस्पति, आर्द्र वनस्पति, आर्द्र, तीसरा है कम आर्द्र, चौथा है आपका अर्ध शुष्क और लास्ट है शुष्क। इस तरीके से क्या है? आर्द्रता के आधार पे इन्होंने वर्षा के जो क्षेत्रों का विभाजन किया, अधिकतर आर्द्र, कम आर्द्र, शुष्क, आर्द्र और लास्ट है शुष्क। अब क्या आ जाएगा? वनस्पति का विभाजन आएगा। अधिक वर्षा वाले वन, वन घास के, अधिक वर्षा वाले वन, दूसरे में वन, तीसरे में सघन वन,
सघन वन या जंगली घास के जंगल, घास के जंगल, घास के जंगल। और चौथा आ जाएगा आपका स्टेपी जंगल, और लास्ट शुष्क में क्या आ जाएगा आपका मरुस्थल। ठीक है, इस तरीके से क्या है आपका ए बी सी डी और ई, इस तरीके से शुष्क में क्या बन जाएगा मरुस्थल बन जाएगा। अब क्या है वाष्पीकरण और वर्षा का आ जाता है, जिसमें 300 से अधिक 320 वर्षा की मात्रा, 320 से अधिक। दूसरा 160 से 318, और यहाँ पे घास वाले क्षेत्र में 80 से 157, 80 से 157 और 40 से 78, और ये 40 से कम, 40 से कम। इस तरीके से क्या आ जाएगा आपकी, ये एक इन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया। जिस तरीके से कॉपेन ने अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग किया, उसी आधार पे इन्होंने भी क्या है अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग किया। और क्या है वनस्पति, और दूसरा क्या है इन्होंने तापमान, इनको क्या है अलग अलग रूपों के अंदर विभाजित किया कि जहां पे आपकी क्या है वनस्पति है, जहां पे आपकी आर्द्रता है वहां पे क्या होगा वनस्पति है वो क्या है अधिक देखने को मिलेगी। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वहां पे वनस्पति अधिक देखने को मिलेगी। जहां पे वर्षा आपकी क्या है कम है, तो आपकी वनस्पति है वो मरुस्थलीय रूप में पाई जाएगी या शुष्क रूप के अंदर पाई जाएगी, मरुस्थलीय रूप के अंदर पाई जाएगी या मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में पाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अधिक बरसात हो रही है तो आपकी अधिक वनस्पति है, और आपका आर्द्रता कैसी पाई जाएगी अधिक पाई जाएगी। जहाँ पे जैसे जैसे आपकी वर्षा है कम होती जा रही है, वैसे वैसे क्या है आपका वनस्पति का रूप है वो भी क्या है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जिसके कारण अधिक वर्षा वाले वन मिलेंगे, फिर कम हो जाएगा, फिर घास के जंगल बनेंगे, स्टेपी रूप में मिलेंगे, और उसके बाद में मरुस्थलीय मिलेगी, और इसी रूप में आपके क्या है आर्द्रता का विभाजन है वो देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।